आलमी सतह पर जो बात चल रही थी उसी बात को मुल्की मीडिया भी बयान करेगा, उसी बात को एक बंदा अपने फेसबुक के पेज पे भी लिखेगा। पढ़ने वाला समझेगा ये कौन सी कौम है भाई, आलमी सतह पर भी गड़बड़ कर रही है। हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं वो भी बोल रही मुसलमानों के बारे में, और एक गांव का एक छोटा बंदा लिख रहा अपने फेसबुक पे एक वाकया, मुसलमानों ने इतना गलत काम किया। तो ये इमेज बनाने का लेयर्स होते हैं, इसको कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। इसका एक साइंटिफिक मेथड होता है। जमात ने नैरेटिव बिल्डिंग की एक कमेटी बनाई। मसलन अभी हमने जो किया है उसमें यह है कि मुसलमान इस मुल्क के लिए मसीहा हैं। अब उसमें बताया गया कई वाकयात, जैसे फॉर एग्जाम्पल मणिपुर में जो फसादात हुए, मैतीस भी और कुकीज भी अगर किसी फर्द पर एतमाद करते तो सिर्फ मुसलमानों पर करते। किसी ऑटो में बैठना चाहते तो मुसलमान ड्राइवर के ऑटो में बैठते थे। मुसलमान दोनों जगह उन्होंने रिलीफ का काम किया। मतलब ये हमें बताने की जरूरत है, नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है कि मुसलमान कैसे जो है इस मुल्क में काम करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बहुत बड़ा एहसान है कि आज हमारे दरमियान अमीनुल हसन साहब मौजूद हैं। इंजीनियर एस अमीनुल हसन साहब का ताल्लुक तो वैसे तमिलनाडु के शहर वानम्बाड़ी से है, लेकिन आपका पूरा जो करियर की शुरुआत होती है वो बेंगलोर से होती है। आपने बी किया सिविल इंजीनियरिंग में बेंगलोर यूनिवर्सिटी से, उसके बाद फिर आपने एमएससी किया है साइकोलॉजी में चेन्नई से, उसके बाद आपने ग्रेविडन यूनिवर्सिटी से एमफिल किया है साइकोलॉजी में, और आप अल्हम्दुलिल्लाह न्यूरो लिंग्विस्टिक जो प्रोग्रामिंग है, जो ट्रेनिंग का एक बहुत मशहूर कोर्स है, आपने एनएलपी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम की ट्रेनिंग दुबई से ली है। और इसी के साथ आप एक बहुत ही कामयाब बिजनेसमैन है। कंस्ट्रक्शन की फील्ड में पिछले कई सालों से आपकी कंपनी काम कर रही है। जैसे कि मैंने आपके सामने एनएलपी की बात कही, डिप्रेशन को लेकर, एंजाइटी को लेकर, 1-to-1 फैमिली इश्यूज को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर पिछले 23 सालों से अमीन साहब दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, ऑस्ट्रेलिया में, तुर्की में, जापान में और मलेशिया वगैरह में अपनी टॉक देते आए हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस अमीनुल हसन साहब के इस 23 साल के अरसे में तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग जो है वो तैयार हुए हैं। ये तो हो गया उनका एक एकेडमिक और बिजनेस की फील्ड का तारुफ। अब जब जमाती जिंदगी पर अगर हम नजर डालें तो इंजीनियर एस अमीनुल हसन साहब जो जमात की स्टूडेंट विंग है, SIO स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, उसके आप कर्नाटका के स्टेट प्रेसिडेंट रहे, और 1993 से 1995 तक आप SIO के नेशनल प्रेसिडेंट भी रहे। उसके बाद से कंटिन्यू जमात की जो सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल होती है, मरकजी मजलिस शुरा, उसके रुकन रहे हैं, और आज आप जो है वाइस प्रेसिडेंट हैं जमात इस्लामी हिंद के। इसी के साथ जमात ने पिछले कई सालों से एक मिकात से बिजनेस को फोकस करते हुए जो रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री शुरू किया है, तकरीबन 17 रियासतों में इसका नेटवर्क है, आप उसके भी चेयरमैन हैं। और ज़कात का जो इज्तिमाई प्लेटफॉर्म पूरे भारत के अंदर अपनी यूनिकनेस के साथ काम कर रहा है, ज़कात सेंटर इंडिया के भी आप चेयरमैन हैं। मैं बहुत ही अदब के साथ इंजीनियर एस अमीनुल हसन साहब से गुजारिश करूंगा कि आप आएँ और हमारे इस अलग अलग डोमेन की जो फ्रेटर्निटी से हमारे जो प्रोफेशनल्स यहाँ मौजूद हैं उनको आप खिताब करें। इंजीनियर एस अमीनुल हसन साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा असनैता अला नफ्सिक फलकल हम्दु हत्ता तर्दा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहु तआला फिल कुरआनिल मजीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लतुबलउन्ना फ़ी अमवालिकुम व अनफुसिकुम व लतस्मउन्ना मिनल लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व मिनल लज़ीना अशरकू अज़न कसीरा व इन तस्बिरू व तत्तक़ू फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। डायस पर तशरीफ फरमा जमात इस्लामी के जिम्मेदारान, शहर भिवंडी के इंटेलेक्चुअल्स, अमाइदीन शहर, सनादीद शहर, उलमाए कराम, इंटेलेक्चुअल हजरात, मेरे लिए ये बड़ी इज्जत अफजाई की बात है कि आज आप बड़ों के सामने हाजिरी का शर्फ मिला। मुझे बताया गया कि यहाँ शहर के नामवर हस्तियां मौजूद हैं। हु इज हु ऑफ भिवंडी यहाँ हाजिर है।
उलमा और दानिशरों के सामने तकरीर नहीं की जाती, ये मैं बेअदबी समझता हूँ। अलबत्ता हुक्म हुआ है कि कुछ बातें, चूंकि एक फॉर्मेलिटी, एक टाइटल भी टॉपिक लिखकर इन्होंने लगा दिया है, तो ऑर्गेनाइजर्स के एहतराम में कुछ बातें मैं पेश करूंगा, वरना मैं अक्सर इस तरह के मजलिस में बड़ों से सीखता हूं। मैंने एक आयत की तिलावत की, इसमें इस मौजू से मुताल्लिक बहुत गहरी रहनुमाई मिलती है। कुरान ये कहता है कि एक वक्त आएगा, ये सहाबा कराम को जब कहा गया तो उनके जमाने में भी ये वक्त आया था, दीगर मौकों पर भी ये वक्त आया था, और आज हमें लगता है कि आयत बिल्कुल आज के लिए नाजिल भी है। लतुब्लउन्न फी अमवालिकुम अनफुसिकुम, तुम्हें मालों से भी और जानों से भी जरूर बजरूर आजमाया जाएगा। ताकीद के लिए लाम है, इट्स अ मस्ट, इट्स गोइंग टू हैपन, टेक इट ग्रांटेड, ये लाजिमन होकर रहेगा। ऐसा नहीं कि ऐसा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ये नहीं है। अल्लाह ताला ने ये यकीन के साथ कहा कि ऐसा होगा जरूर। वला तस्माउन्ना, और तुम्हें बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। किसके जरिए से? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम, तुमसे पहले जिन्हें किताबें दी गई थी, यानी यहूद और नसारा से तुम्हें बहुत सी बातें सुनने को मिलेंगी। तुम्हें यकीन और गुमान नहीं होगा कि तुम्हारे बारे में ऐसी ऐसी बातें की जा रही हैं जो तुम नहीं हो, लेकिन अज़ियत देने के लिए तुम्हारे बारे में ये बातें कही जाएंगी। सुन रखो, याद रखो। वमिनल्लज़ीना अशरकू, और उनके एक साथी हैं जो मुशरिकीन हैं। तो इन तीनों के जरिए से तुम्हें अज़ियत मिलेगी, तुम्हारे लिए आजमाइश आएगी। शदीद जानों का भी नुकसान होगा, शदीद अमवाल का भी नुकसान होगा। गौर करके देखिए कैसी हैरत अंगेज बात है। कुरान जब हम आफाकी किताब कहते हैं तो कुर्बान जाइए, एक एक लफ्ज आप देख लीजिए। इस वक्त फलस्तीन में जो कुछ हो रहा है, जानों का कितना शदीद नुकसान हो रहा है। बस्ती की बस्ती को तबाह बर्बाद कर दिया गया, खाक के ढेर में बदल दिया गया। और जालिम लोग जुल्म भी करें और मजलूमों की तस्वीर जो है बिगाड़े, उनके बारे में कहें दहशतगर्दी, उनके बारे में कहें फलां और फलां। और कहा कि वमिनल्लज़ीना अशरकू, यहूद और नसारा तो करते ही हैं, लेकिन मुशरिकीन का तस्करा अलग से अल्लाह ताला ने किया। और आज इस्लाम के खिलाफ जो हेट कंटेंट जनरेट होता है, उसका 80% कंटेंट जनरेशन इंडिया से होता है या इंडियन से होता है, जो किसी और साइल में बैठे हुए हैं, वहां से ये हेट कंटेंट जनरेट होता है और मुस्तकिल ये हो रहा है। कभी हमारे लिबास को लेकर, कभी हमारी खुराक को लेकर, कभी हमारी खवातीन को लेकर मसाइल खड़े किए जाते हैं और वो बातें आपकी तरफ मंसूब की जाती हैं जो आप हैं नहीं। कहीं किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में, किसी जमात ने तय नहीं किया कि गैर मुस्लिमों के साथ शादी की जाए। कुरान में जो चीज हराम है, जो जायज नहीं, वो तो कहीं तय भी नहीं हो सकता है, लेकिन आपकी तरफ मंसूब है कि आप ये मंसूबबंद काम कर रहे हैं। कहीं ये नहीं हो रहा है कि बाई फोर्स लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा हो, बल्कि अपनी खुशी से, जो मर्जी से हमें दावती काम करना है, उसमें भी बहुत कमी है। लोग अपनी मर्जी से इस्लाम की तरफ आ रहे हैं, लेकिन आपके बारे में ये बात बयान की जा रही है कि आप फोर्स कन्वर्शन करते हैं। ऐसे पता नहीं कितनी फहरिस्त बनाएंगे तो 25-30 जो है अलकाब और टाइटल हमारे खिलाफ मजाक किए जा रहे हैं। सुबह शाम ये हो रहा है। इसका नतीजा क्या होता है? इसका नतीजा जो होता है, कुरान ने कहा कि अजन कसीरा, पेन, तकलीफ, अजियत होगी। ये अजियत साइकोलॉजिकल पेन है, ये अजियत इमोशनल पेन है, ये अजियत स्पिरिचुअल पेन है। तकलीफ हर मुसलमान इस वक्त गुज़िश्ता 10-12 साल के अंदर जो माहौल है आलमी सतह पर, उसके नतीजे में एक पेन से गुजर रहा है, एक तकलीफ से गुजर रहा है, शदीद तकलीफ। इसलिए कि सोशल एक्सक्लूजन, सोशली एक्सक्लूड मुसलमानों को किया जाए, ये मनसूबबंद तरीके से किया जा रहा है।
इसकी शुरुआत 1993-94 में उस किताब से हुई, जिस किताब में हंटिंगटन ने लिखा था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस में, कि दुनिया की जो कौमें ही, तहजीबें ही, उनमें से पूरी तहजीबें एक तरफ आ जाएंगी और इस्लाम अकेला एक तरफ खड़ा रह जाएगा और सब मिलकर इस्लाम के खिलाफ मारका आरा होंगे। ये आज हम देख रहे हैं। सोशल एक्सक्लूजन, सोशल रिजेक्शन, तन्हा कर दें। और आज हमें एहसास होता है कि जब हमें दर्द होता है तो इस दर्द को किसके साथ बांटे, शेयर नहीं कर सकते। पहले तो आप समझते थे कि ये राइट विंग है, लेफ्टिस्ट है, सेकुलरिस्ट है, फला है, लेकिन अब आपका दर्द बांटने के लिए कोई भी मौजूद नहीं है। जो कोर इश्यूज हैं उसमें सब एक ही हैं, वो राइट हो कि सेंटर हो कि लेफ्ट हो, आपके जो कोर इश्यूज हैं उसमें सब एक ही हैं। तो आप किसके साथ दर्द बांटेंगे? लोनली हैं आप, तन्हा कर दिए गए। शेक्सपियर की कहानी है किंग लियर की। किंग लियर की कहानी में उसने बताया लोनलीनेस, तन्हाई इंसान को मार देती है और स्लो डेथ है, फौरन डेथ नहीं होती है, धीरे धीरे घुटकर इंसान मरता है। इमोशनल हर्ट होता है, उस इमोशंस को उसके वजीर समझ नहीं पाते, उसके घर वाले समझ नहीं पाते, आखिर वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है, उसे अलग कर दिया जाता है और बहुत ही कसम पुरसी की हालत में उसकी मौत होती है। शेक्सपियर ने जो बात कही है, लोनलीनेस इंसान के लिए तबाहकुन है। इंसान जब चार लोगों से मिलता है, उसका दर्द बांटता है, तो उसका दर्द खत्म होने लगता है। लियो टॉल्स्टॉय की कहानी है। उस कहानी में उसने एक कैरेक्टर अन्ना कैरीना का बताया है। वो भी लोनलीनेस का शिकार होती है, उसके इमोशन को कोई शेयर ही नहीं करते, वो अपने जज्बात का इजहार नहीं कर सकती, उसके जज्बात पर लोग हंसते हैं, उसके जज्बात को संजीदा नहीं मानते। जब दुनिया गैर संजीदा हो जाती है तो संजीदा लोगों के लिए दीवानगी हो जाती है और वो भी ऐसे ही खानदान से कट जाती है और आखिरकार इमोशनली हर्ट होती है, धीरे 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 तन्हाई की मौत मरती है। डॉक्टर्स मौजूद हैं, एमआरआई स्कैन के जरिए से ब्रेन का स्कैन किया जाता है, तो अब ये रिसर्च मालूम हुआ कि आदमी को कहीं जख्म लग जाए, चोट लग जाए जिस्म में, तो पेन ब्रेन के जिस एरिया में क्रिएट होता है, पेन तकलीफ जिस एरिया में क्रिएट होता है ब्रेन के, उसी एरिया में जब इस तरह के हालात से हम गुजरती तो वहां पेन होने लगता है। ये फिजिकल पेन नहीं है, ये फिजिकल हर्ट नहीं है, ये इमोशनल हर्ट है, ये सोशल एक्सक्लूजन है, ये सोशल रिजेक्शन है, लेकिन उसका पेन भी ब्रेन के उसी हिस्से में उभरने लगता है। एमआरआई स्कैन बताता है कि गोया के जख्म जो है वो जिस्मानी लगे या दिल में लगे, लेकिन असर और नतीजा एक ही है और धीरे धीरे आदमी तन्हाई पसंद हो जाता है। ये ऐसा होता है। कुरान ने कहा तुम्हें ऐसा नहीं होना है। ये आम लोग ऐसे करते, मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते, तुम्हें ऐसा नहीं होना है। पेन लगेगा, हर्ट होगा और फिजिकल हर्ट से ज्यादा कभी कभी इमोशनल पेन होता है और उसी ब्रेन के हिस्से में होता है। और जब ब्रेन के उस हिस्से को एक्टिवेट कर दिया जाता है तो डॉक्टर्स बताते हैं, तशरीफ रखते हैं कि आपका स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है। जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ने लगता है तो हार्ट अटैक भी होने के इम्कानात होते हैं। अभी टर्की के पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर बात कर रहा था और स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा होगा, हमें नहीं मालूम है, हार्ट अटैक हुआ होगा, वहीं कोलैप्स हो गया। एक दर्द है, एक तकलीफ है हम सबको जो इंटेलेक्चुअल्स यहाँ बैठे हैं। हाँ, मुसलमानों का एक बड़ा तबका ऐसा है जिसे इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं है। उनकी रातें आबाद, उनके होटल आबाद, हाथ में गैजेट मौजूद है और उसी में वो गर्क हैं और असली दुनिया से वो कटे हुए हैं। वर्चुअल दुनिया में है, रियल वर्ल्ड से कट कर वो वर्चुअल वर्ल्ड में मौजूद है, बैठे हुए। वो उम्मत की एक बड़ी तादाद ऐसी है। यहाँ जो तादाद आई है ये क्रीम ऑफ द सोसाइटी है और इनके यहाँ ये पेन से हम सब गुजर रहे हैं। ये पेन ब्रेन से ज्यादा यहाँ हो रहा है। कुरान ने कहा कि इसका असर ना लो। ये आम इंसानों के साथ होता है। जब सोशल एक्सक्लूजन होता है, लोनलीनेस हो जाती है, तो उसके नतीजे में उन्हें ये पेन बढ़ता है। तुम्हें क्या करना चाहिए? व इन तस्बिरु व तत्तकू फइन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। तुम उलुल अज़्म लोग हो, तुम ग्रेट पर्सनैलिटीज हो, अहले ईमान, तुम रेवोल्यूशनरी लोग हो, तुम दुनिया का नक्शा बदलने वाले लोग हो, दुनिया के जहनों को बदलने वाले लोग हो, दुनिया को के आइडियाज को चैलेंज करने वाले लोग हो। तो तुम्हें क्या करना चाहिए? दो बातें कही गई। एक है तस्बिरु व इन तस्बिरु व तत्तकू, सब्र और तकवा।
उलमा कराम तशरीफ रखते ही बड़े बड़े उलमा कराम वो बताएंगे कि सब्र का वो माना नहीं है जो एक आम मुसलमान समझता है। उलमा दूसरा समझाते हैं। सब्र का माना आम मुसलमानों के पास बेबसी, लाचारगी, हाथ पर हाथ जोड़कर बैठ जाना, कुछ नहीं करना और ये कहना कि भाई अल्लाह ने जो कुछ किया वो हो गया। अब सब्र का मतलब ये है कि इनएक्टिव होकर, मायूस और मगमूम होकर किसी कोने में बैठ जाने का नाम सब्र है। लेकिन हमारे उलमा बताते हैं सब्र का माना रुकना नहीं है, सब्र का माना आगे बढ़ना है, प्रोएक्टिव होना है। तुम अपने काम में लगे रहो, रुकावटों की परवाह न करो, आगे बढ़ते रहो। तो कुरान के सूरह नंबर 3 में आखिर में जो मुसलमानों को 4 बातों की हिदायत दी गई उसमें भी जो है वस्बिरु व साबिरु व राबितु। तो सब्र का मतलब है अपने मिशन पे जमे रहना, पैर के अंदर तजल्जुल आने न देना। लोग हमारे पैरों के नीचे से जमीन खींचने की कोशिश करें लेकिन वी मस्ट स्टैंड आवर ग्राउंड्स, इसको सब्र कहते हैं। और अपने मंजिल की तरफ चलते रहना, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज होने नहीं देना। सब्र की मिसाल मक्के के 13 साल में साहबा कराम को देखिए। रुकने का नाम नहीं है, पीछे हटने का नाम नहीं है, आगे बढ़ने का नाम है। लेकिन अपने एजेंडे पर काम करने का नाम सब्र है, उनके दिए गए एजेंडे पर काम करना सब्र नहीं है। मक्के के मुशरिकीन तो रोजाना एजेंडा देते थे ना इस्लाम के खिलाफ, लेकिन किसी एजेंडे पर मुसलमानों ने काम नहीं किया, अपने एजेंडे पर काम करते रहे। ईमान की दावत देना है, इस्लाह का काम करना है, वगैरह वगैरह जो करना था। तो सब्र रुकने का नाम नहीं है, बढ़ने का नाम है। सब्र जो है वो रिएक्शन का नाम नहीं है, प्रो एक्शन का नाम है, हरकत का नाम है, सरगर्मी का नाम है और अपने काम में लगे रहना है। उनकी वजह से हम अपना काम तर्क नहीं कर सकते, ये है सब्र। और तकवा का माना क्या है? तकवा का माना भी आमतौर पर मुसलमानों में यह है कि जिसे दुनिया से कोई दिलचस्पी नहीं, जो बिल्कुल भोला भाला हो और एक हुलिया बनाए रखा हो, जिसे कुछ आता नहीं, उसको हम मुत्तकी इंसान समझते हैं। जबकि उलमा हमें बताते हैं कि तकवा का माना यह नहीं है। तकवा तो एक स्मार्ट आदमी का नाम है, मुत्तकी तो एक स्मार्ट आदमी होता है। तकवा का तर्जुमा उर्दू में भी किया गया, कई लोगों ने किया है। अंग्रेजी में मुस्तफा खत्ताब एक मुतरजिम है, उन्होंने इसका तर्जुमा किया माइंडफुलनेस। अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन। वहां जाकर आप मुस्तफा खत्ताब का तर्जुमा देख लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कि बी माइंडफुल, माइंडफुल रहना, मोहतात रहना, बाशऊर रहना, अक्ल का इस्तेमाल करना, बिवेर। जैसे कहीं करंट हाई वोल्टेज का हो तो वहां लिखकर लगा दिया जाता बिवेर, यही तकवा है। अवेयर रहिए कि यहां शॉक लगने वाला है, मोहतात रहिए। जरा अगर अक्ल का इस्तेमाल नहीं करोगे तो शॉक लगने का इम्कान है। बिवेर, बी अवेयर, बी अवेकेंड, बी कॉन्शियस, कॉन्शियसनेस बाज लोगों ने इसका तर्जुमा किया है। तो इन हालात में डोंट बी इमोशनल, बी रैशनल। ये माना है कि अगर आप इमोशनल होंगे तो इमोशनल हर्ट होंगे, आप जज्बाती होंगे तो जज्बाती मजरूह होंगे आप, और उसके नतीजे में आपका जहन खराब होगा, आप गलत इक़दाम करेंगे बल्कि रुक जाएंगे। तो एक तो कहा गया एक्शन के लेवल पर आप आगे बढ़ते रहें, और सोच के लेवल पर बहुत ही, जिस तरह से चेस के गेम में एक एक मोहरा हटाने से पहले आदमी गौर फिक्र करता है कि इसका क्या अंजाम होगा, इस तरह से हमारे उलमा दानिश्वर एक एक खुतबा देने से पहले, एक एक किताब लिखने से पहले, एक प्रेस बयान जारी करने से पहले 100 एंगल से सोचते हैं कि इसके क्या इंपैक्ट होंगे, उसके बाद वो अपना बयान जारी करते हैं। ये इमोशनल लोगों का काम नहीं है, ये उलुल अज़्म लोगों का काम है, अक्लमंद लोगों का काम है, बड़े हौसले वालों का काम है। कुरान ने कहा फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर। तो ये जो अपॉर्चुनिटीज हमारे पास हैं सब्र और तकवा से पैदा होती हैं। चैलेंजेस को मैंने बयान किया है और ये चैलेंजेस को आप कन्वर्ट कर सकते हैं अपॉर्चुनिटी में 2 टूल के जरिए से, सब्र के टूल के जरिए से और तकवा के टूल के जरिए से। यानी ये कि मार्चिंग अहेड गोल की तरफ, इसके जरिए से, और रेस्ट्रेनिंग योरसेल्फ फ्रॉम बीइंग इमोशनल, इमोशनल होने के बजाय रैशनल हो, माइंडफुल हो, बी कॉन्शियस। तो इंशाल्लाह हम आगे का रास्ता नेविगेट करके जा सकते हैं। अब मैं अपनी गुफ्तगू के दूसरे हिस्से पर कुछ बात करूंगा, फिर ओपन हाउस रहेगा। जमात ये कर रही है, हिंदुस्तान में बहुत से काम कर रही है, लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जिसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको नहीं है, तो मैंने सोचा कि वो इंफॉर्मेशन मैं आपको दूं।
हम जो काम करते हैं आमतौर पर आप वो जानते हैं, माइक्रो फाइनेंस चलाते हैं, इज्तिमात चलाते हैं, मुहिम्मात चलाते हैं, ये सब आप जानते हैं। कुछ काम मैं बताता हूं। एक तो है नरेटिव बिल्डिंग, एक पूरा साइंस है ये, नरेटिव बिल्ड करना, कहानी बनाना। जैसे मुसलमानों के बारे में एक नरेटिव बिल्ड किया गया कि सब टेररिस्ट होते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, या ये नरेटिव बना दिया गया कि ये मुल्क के वफादार नहीं होते। ये कहानी बनाते हैं और उसके लिए इंसिडेंट्स क्रिएट करते हैं, या गलती से कोई हमारा नादान आदमी कुछ कर देता है तो इंसिडेंट उनको मिलता है, उससे कहानी बनाते हैं। और उसके लेयर्स होते हैं, एक ऑन्टोलॉजिकल लेयर होता है, एक आलमी सतह पर एक नक्शा बनाया जाता है, फिर मुल्क की सतह पर उसी नक्शे को रीइंफोर्स किया जाता है। देखो आलमी सतह पर भी ऐसे ही है, मुल्क में भी ऐसे ही। फिर एक बंदा जो अपने गांव की कहानी लिखेगा और उसमें बताया जाएगा पर्सनलाइज कि ये मुसलमान ऐसा ही होता है। तो आलमी सतह पर जो बात चल रही थी उसी बात को मुल्की मीडिया भी बयान करेगा, उसी बात को एक बंदा अपने फेसबुक के पेज पे भी लिखेगा। पढ़ने वाला समझेगा ये कौन सी कौम है भाई, आलमी सतह पर भी गड़बड़ कर रही है, हमारे मुल्क के जो बड़े बड़े जिम्मेदार हैं वो भी बोल रहे हैं मुसलमानों के बारे में, और एक गांव का एक छोटा बंदा लिख रहा है अपने फेसबुक पे एक वाकया, मुसलमानों ने इतना गलत काम किया। तो ये इमेज बनाने का लेयर्स होते हैं, इसको कहते हैं नैरेटिव बिल्डिंग। इसका एक साइंटिफिक मेथड होता है। जमात ने नैरेटिव बिल्डिंग की एक कमेटी बनाई, मरकज में हमारे पास ये मुस्तकिल काम होता है और हर मौजू पर हम एक मोनोग्राफ रिलीज करते हैं। मसलन अभी हमने जो किया है उसमें यह है कि मुसलमान इस मुल्क के लिए मसीहा हैं, मुसलमान इस मुल्क के जो है इस मिट्टी का नमक है, इस जमीन का नमक है। इस पर हमें बात को फैलाना चाहिए लोगों को कि हम यहाँ मुफीद लोग हैं। अभी मौलाना ने उसी पर गुफ्तगू की थी, है ना, तो कितनी मनफियत बख्श हमारी जिंदगी है। अब उसमें बताया गया कई वाकयात, जैसे फॉर एग्जाम्पल मणिपुर में जो फसादात हुए मुस्तकिल 5-6 महीने चलते रहे। मैतीस भी और कुकीज भी अगर किसी फर्द पर एतमाद करते तो सिर्फ मुसलमानों पर करते। किसी ऑटो में बैठना चाहते हैं, ऑटो में तो मुसलमान ड्राइवर के ऑटो में बैठते थे, मुसलमान उन दोनों मोहल्ले में जा सकते थे, मुसलमान दोनों जगह उन्होंने रिलीफ का काम किया। मतलब ये हमें बताने की जरूरत है, नैरेटिव बिल्ड करने की जरूरत है कि मुसलमान कैसे जो है इस मुल्क में काम करते हैं। हिजाब का प्रॉब्लम हुआ कर्नाटक में, तो एक लड़की ने सोचा कि भाई मुझे कॉलेज नहीं जाना है। माँ बाप ने उसे समझाया कि देखो ये वक्ती है, ये लोग आते जाते रहते हैं, तुम कॉलेज को जाना नहीं जाना तुम्हारी मर्जी, लेकिन एग्जाम मिस मत करो। तो उसने खूब तैयारी की, एग्जामिनेशन अपीयर किया और 12th में वो पूरे कर्नाटक को टॉप कर गई। आपके पास बेहतरीन जो है नैरेटिव के लिए इमेजेस ही, कहानियां हैं, स्टोरी, आप उसे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। हरियाणा में जो फसादात हुए, उस फसादात में शरपसंद चाहते थे कि जाट कम्युनिटी मुसलमानों के अगेंस्ट हो जाए। यही जाट कम्युनिटी थी जो मुजफ्फरनगर के फसादात में इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया था। लेकिन जब मुसलमानों ने किसान आंदोलन में सपोर्ट किया जाट्स को, तो जाट के लीडर्स ने बरमला और भरे मजमे में उन्होंने माफी चाही मुसलमानों से, फिर दोनों के ताल्लुकात उस्तवार हो गए। अब हरियाणा में जाट और मुसलमानों को लड़ाना चाहा तो जाट लोगों ने उसमें हिस्सा नहीं लिया। उसके बाद उनकी खाप पंचायत हुई। वो उनकी जो पंचायत होती है शरपसंदों की, वो पंचायत की खबरें तो आपको मिल जाती हैं। इन्होंने बहुत बड़ी पंचायत की, 2-3 हजार लोग मौजूद थे, उसमें हिंदू लोग भी मौजूद थे और मुसलमानों के लीडर्स भी थे, और एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर खड़े हुए। और उसमें से बाज लोगों ने कहा कि ये मुसलमान खड़े हैं, जरा हिम्मत हो तो हाथ लगा के दिखाओ। कोई उनको हाथ नहीं लगा सकता, कोई इनको उनके घर से बस्ती से नहीं निकाल सकता। ये मुसलमानों का इमेज है आज भी इस मुल्क में। बाज़ में हम खुद मायूस हो जाते हैं, हमारे पास ऐसे स्टोरीज मौजूद नहीं है। हम जो माइक्रो फाइनेंस देते हैं, बिहार का है, आंध्र प्रदेश के बहुत सी मिसालें हैं कि जिनमें लोग सूदी कर्ज देकर सुसाइड करते हैं और हमारे पास कर्जे लेने के बाद जिंदगी उनकी बदल जाती है। तो नैरेटिव बिल्डिंग का काम हमें करना है। हमारे नौजवान जो बार बार फ्लैश करते वो मायूसी की बात करते रहते, नहीं, पॉजिटिव चीजों को, वाइन तस्बिरु व तत्तकू, आप अपनी बात को फैलाते रहें। ये एक कमेटी हमने बनाई है, वहां से मवाद आता है, आप हल्के से भी ले सकते हैं। हम वक्फे से नए नए मौजू पर नैरेटिव बिल्ड करते हैं, फिर उस पर कहानी बनती है, उस पर तकरीरें होती हैं, उस पर तहरीरें होती हैं, उस पर फेसबुक पोस्ट होते हैं, उस पर सोशल मीडिया में कुछ डिजिटल वो बनते हैं, क्लिप्स बनते हैं। एक ही बात हो उसे 100 तरीके से बयान किया जाए, ये एक काम है।
एक काम हमारे पास है CSR, एक ग्रुप है, सेंटर फॉर स्टडीज एंड रिसर्च। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल इदारा है, लेकिन इसके बारे में ज्यादा वाकिफियत आपको नहीं है। हमने इसमें क्या 9 वर्टिकल्स हमने बनाए। साइकोलॉजिस्ट को हमने जमा किया, जो बहुत मशहूर साइकोलॉजिस्ट थी, बड़े बड़े कॉलेजेस के और बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स को, हिस्ट्री के प्रोफेसर्स को हमने जमा किया, सोशियोलॉजी के लोगों को हमने जमा किया, ऐसे 9 अलग अलग फील्ड्स में। और इनके पास बड़े बड़े सेमिनार होते हैं रिसर्च ओरिएंटेड, कि साइकोलॉजी में जो हीलिंग होती है, जो थेरेपी होती है, जो ट्रेडिशनल साइकोलॉजी है, उसमें इंसान का एक तस्वुर है, वो एक मशीन का तस्वुर है। मशीन खराब हो जाए तो बोल्ट नट को ठीक ठाक किया जाए तो मशीन फिर चलने लगती है। तो साइकियाट्री में भी इंसान का तस्वुर यही है। इस्लाम में इंसान का तस्वुर ऐसा नहीं है, उसके पास एक रूह भी है, उसका ताल्लुक खुदा से भी है। ये आइडिया तो उनके पास नहीं है। तो हमारे जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो मिलकर इस्लामिक साइकोलॉजी को डेवलप करते हैं। उस पर इतने बड़े बड़े जो है सेमिनार्स हुए, और सेमिनार्स की जो फाइंडिंग्स थी वो किताबों की शक्ल में आई। आलमी सतह पर लोग तलाश करते हैं कि रिसर्च बेस्ड इस्लामिक साइकोलॉजी कहाँ है, तो सीधे वो हमारे वेबसाइट पे पहुंचते हैं। और जर्मन से, यूरोप से हम लोगों को जो है फोन आते हैं, खुतूत आते हैं कि आपने वंडरफुल काम किया, इस फील्ड में हम मजीद काम करना चाहते हैं। सोशियोलॉजी में यह है, अभी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साथ CSR ने सेमिनार किया, और LGBT और ये जो जेंडर का जो इश्यू है वो बड़े पैमाने पर है आज की दुनिया में। और यूरोप और अमेरिका में तो यही है कि LGBT तो एकदम उरूज पर है। आपको सुनकर ताज्जुब होगा, हमारा बच्चा स्कूल से जब फॉर्म लाता है तो पहले 2 टिक होते थे, मेल फीमेल। अब हमारे पास कितने खाने हैं इसमें? 3 ही ना। इंग्लैंड में 17 खाने मौजूद हैं, उसमें 17 बॉक्स। उसमें माँ बाप नहीं तय कर सकते, टिक नहीं कर सकते, बच्चा खुद टिक करेगा वो क्या है, मैं मेल हूं कि मैं फीमेल हूं, मैं बाइसेक्सुअल हूं, मैं ट्रांसजेंडर हूं, मैं बिल्ली हूं, मैं कुत्ता हूं, पता नहीं, मेरे मन के अंदर से बिल्ली की आवाज आती है, मैं बिल्ली टिक कर दूं। 17 कॉलम्स पाए जाते हैं। हमारे मुल्क में भी धीरे धीरे आएगा। उस पर हमने सेमिनार किया, बहुत वंडरफुल सेमिनार किया, इस इश्यू को एड्रेस किया हमने कुरान और सुन्नत की रोशनी में। ये हमारा CSR ग्रुप है जो इस मुल्क में काम करता है। आप इंटेलेक्चुअल्स को बताने की जरूरत इसलिए हुई कि आप भी बहुत से मैदानों में काम कर रहे हैं, तो CSR के थ्रू से आप भी अपना रिसर्च कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं दुनिया को। एक तो मैंने बताया कि हम जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं उसमें भी आप काम कर सकते हैं। कुछ नरेशन बिल्ड करके बताइए मुसलमानों के बारे में, ये मुसलमानों के खिलाफ जो बात है उसके खिलाफ आपको एक नया नैरेटिव क्रिएट कीजिए। वो साइंटिफिक है, वो ख्वाहिश का नाम नहीं है, तकरीर का नाम नहीं है। इट्स नैरेटिव बिल्डिंग का एक प्रोसेस है, लेयर्स है, उसके हिसाब से करना होता है। तीसरी चीज है इनोवेशन सेल। हमने एक सेल बनाया है, उसमें इनोवेशन करते हैं हम। एक तो है भाई दुनिया में इनोवेशन करते हैं, ये फोन कैसे हो, इसकी कैपेसिटी को कैसे बढ़ाएं, इसमें बहुत से फीचर्स कैसे लाएं। एक है सोशल प्रॉब्लम्स का इनोवेशन, उसका सोल्यूशन लाना। उसमें हमारे एक दोस्त हैं जो हैरत अंगेज तौर पर इनोवेशन करते हैं। जब वो तालिब इल्म थे तो उन्होंने एक रॉकेट लॉन्च करके दिखाया, आधा लीटर पानी में आधा किलोमीटर वो रॉकेट चल सकता है। फिर उन्होंने बॉम्बे के IIT से डिजाइन में उन्होंने स्पेशलाइजेशन किया, MTech किया, और बड़ी बड़ी कंपनियों में वो इनोवेशन करते हैं। तो जमात में 100 लोगों को लेकर हमने उसका सेल बनाया। ये इश्यूज पर, कम्युनल इश्यूज पर, जेंडर इश्यूज पर, पॉलिटिकल इश्यूज पर नए तरीके से हम कैसे सोल्यूशन लाएं, इस पर वो काम करते हैं, रिसर्च करते हैं। फिर वो जमात में वो किताबों की शक्ल में, इल्मी शक्ल में बातें आती हैं, तो हम ट्रेन करते हैं लोगों को ताकि वो इनोवेटिव बने। लड़के और लड़कियां खासकर जो कम उम्र हैं उन्हें भी इनोवेटिव बनना है, ट्रेडिशनल एक ही धारे में नहीं सोचना है। कुरान और सुन्नत हमारी रहनुमाई करते हैं, उन बुनियादों पर आप 100 नए तरीके से सोच सकते हैं। कुरान की खूबी है, सीरत की खूबी है, आज पढ़िए तो आज एक नया मफहूम आपको समझ में आने लगता है, जो 100 साल पहले वो मफहूम समझ में नहीं आ सकता था, आज आएगा आपको। तो कुरान और सुन्नत की खूबी है, सीरत की खूबी है कि आप पढ़िए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को, तो आपको आज के हालात में भी रहनुमाई मिलती है। तो इनोवेशन हम करते हैं। और चौथी चीज और आखिरी बात रखकर अपनी बात खत्म करता हूं, वो ये राइटर्स का फोरम भी हमने बनाया। नए राइटर्स, खासकर हमारे जो यंगस्टर्स हैं बच्चे, वो जो किताबें पढ़ते हैं वो हमारी तरह नहीं है। हम पुराने जमाने में मौलाना माइल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें पढ़ते थे, कहानियां पढ़ते थे, उसके नतीजे में हम दीन की तरफ, तंजीम की तरफ आए। अब हमारे बच्चे हाई फाई इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। उनके लिए, नई नस्ल के लिए नई कहानियां, नॉवेल्स, फिक्शन, नॉन फिक्शन कौन लिखे?
इन उर्दू किताबों का अंग्रेजी तर्जुमा करने से कोई फायदा ही नहीं होता, उनको मजा भी नहीं आता, वो दुनिया ही बदल गई ना। उसमें बड़े भाई छोटे भाई को खत लिख रहे हैं, समझ ही नहीं सकता आज का बच्चा इनलाइन लेटर लिखना क्या होता है, पोस्ट कार्ड लिख रहा है। अब्बा फोन घुमाने के लिए ट्रीन ट्रीन गए हुए थे पोस्ट ऑफिस, वो समझ ही नहीं आएगा हमारे बच्चों को। अगर उसका तर्जुमा भी करेंगे उन किताबों का तो हमारे बच्चे तो समझ ही नहीं सकेंगे। आज की दुनिया तो बिल्कुल अलग है। तो उसके लिए नए राइटर्स की, कंटेंट क्रिएटर्स की जरूरत है। तो कंटेंट क्रिएशन का हमारा एक ग्रुप है जिसमें हम चाहते हैं इस इंटेलेक्चुअल ग्रुप में लड़के और लड़कियां जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, ब्रेनी हैं, ज़हीन लोग हैं, जो कुछ क्रिएट कर सकते हैं, जो कुछ इनोवेटिव लिख सकते हैं और बच्चों के लिए लिख सकते हैं, फिक्शन में लिखें, नॉन फिक्शन में लिखें, जो भी आप लिख सकते हो। तो हम ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं कि कैसे लिखा जाता है, मवाद कैसे जमा किया जाता है, गूगल का कैसे इस्तेमाल किया जाता है। गूगल का इस्तेमाल ये नहीं है कि आप गूगल के बार में, सर्च बार में जाकर कोई चीज टाइप कर दें तो जो पेजेस खुलते हैं उससे नहीं होता। रिसर्च करने का एक दूसरा तरीका होता है। तो ये सब हम सिखाते हैं उनको कि कैसे रिसर्च किया जाता है, कंटेंट वहां से पहले कैसे निकाला जाता है, फिर उसे पढ़ें, लिखें, फिर अपनी जुबान में लिखें। और AI का भी यूज होता है, उसको भी कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। इन सब तरीकों से हम रहनुमाई करने के लिए तैयार। हमारे पास फोरम मौजूद है, बशर्ते कि आए, ज़ौक़ हो, शौक़ हो। ये सब दीन की खिदमत है, ये समझ लीजिए। सिर्फ तकरीर करना नहीं है। बाद लोग मुझे देखकर समझते हैं कि तकरीर करने से दीन का काम हो जाता है। हमें कुछ नहीं आता तो ये करते हैं हम। आप कुछ और कीजिए ना। आज लिखिए, आप नावल लिखिए, कहानी लिखिए, इनोवेशन कीजिए, रिसर्च कीजिए, बिजनेस में कुछ काम करके दिखाइए। इस तरह के काम के बेशुमार प्लेटफॉर्म्स जमात ने खड़े किए हैं। आप सबसे गुजारिश है कि इस तरह के मजीद और प्लेटफॉर्म्स हैं, उससे आप वाबस्ता होकर काम कर सकते हैं। मैंने बताया कि हम मेरे जिम्मे जो शोबे हैं, जैसे मेरे तारुफ में आया, एक है रिफा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हमारा एक ग्रुप है। हमने 17 स्टेट में 100 शहरों में बिजनेसमैन को जमा किया और बिजनेसमैन को जमा करके हम उन्हें बिजनेस करना सिखाते हैं। बिजनेसमैन के पास जनरली जब हम जाते हैं तो लेने के लिए जाते हैं उमूमन, लेकिन हम लोग बिजनेसमैन के पास जाते हैं तो देने के लिए जाते हैं। उन्हें कैसे स्टार्टअप करना सिखाते हैं। आपका एक बिजनेस है तो बिजनेस को स्केल अप करना कैसे सिखाते हैं। आपने बिजनेस को एस्टैब्लिश कर लिया लेकिन एक्सपोर्ट करें, इंपोर्ट करें, उसके लिए पूरी मार्केटिंग करनी पड़ती है, उसका पूरा आपको बनाना पड़ता है। तो वो सब काम हम कराते हैं। नेटवर्किंग कराते हैं, हमारे नेटवर्किंग बिजनेस मीट होते हैं। और हमारे पास ऐसा ऐप मौजूद है फोन के अंदर कि अगर मान लें भिवंडी के बिजनेसमैन कुछ करना चाहते हो और आपने बना लिया ग्रुप और नेटवर्किंग की, तो एक दूसरे से हम बिजनेस एक दूसरे को रेफर करते हैं। उसके नतीजे में बेंगलुरु का गुज़िश्ता महीने की रिपोर्ट है, 1 करोड़ रुपए का बिजनेस हमने आपस में जनरेट किया। मैसूर की रिपोर्ट है कि 3 करोड़ रुपए का बिजनेस आपस में जनरेट करते हैं। अगर आप करना चाहें तो बहुत कुछ आप कर सकते हैं। यहाँ भिवंडी में भी बिजनेस कम्युनिटी को उठाने के लिए नेटवर्किंग कर सकते हैं। रिफा इसमें आपके लिए बहुत ही मददगार है। एक आइडिया है जो आपको मालूम नहीं होगा, क्लस्टर का एक आइडिया जो हम करते हैं रिफा वाले। क्लस्टर का मतलब ये होता है कि आप एक बिजनेस करते हैं, उस बिजनेस से रिलेटेड कोई सब्सिडरी यूनिट आपको चाहिए। अब मुझे लूम्स के बारे में तो मुझे नहीं पता है। मसलन कोई फर्नीचर बनाते हैं, कम से कम गवर्नमेंट का कानून है कि 20 फर्नीचर वाले दुकान वाले जमा हो जाए, मैक्सिमम 100, अलग अलग है, कहीं 20, कहीं 30, कहीं 40। अब वो देखिए कि एक सोफा के 4 पांव होते हैं और उस पैर को जो है वो लेथ में टर्निंग करते हैं। वो करता क्या है बनाने वाला, वो बाहर जाकर टर्निंग मशीन में एक एक पैर को टर्निंग कराता है। एक पैर टर्निंग कराने के लिए, लेथ कराने के लिए, मिसाल के तौर पर मान ले 100 रुपए लेता हो तो 4 पैर के 400 रुपए हो गए, तो उसके प्रॉफिट में तो कमी हो गई ना सोफा बनाने वाले के। हम ये करते हैं कि गवर्नमेंट का कानून है कि आप 20 बिजनेसमैन एक ही टाइप के जैसे सोफा वाले, सोफा मैन्युफैक्चरर्स 20 जमा हो गए और वो एक यूनिट डालना चाहे जिसमें लेथ मशीन हो, टर्निंग मशीन हो और दीगर मशीन्स हो जो उनके फर्नीचर के लिए काम आए। तो मान लें कि अगर वो 10 करोड़ की मशीन्स लगते हैं तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप 10% लगाएं। 90% गवर्नमेंट फ्री देती है, सब्सिडी नहीं देती, फ्री देती है। स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी और मशीन वो लाकर प्रोवाइड करती है, गवर्नमेंट की तरफ से सब होता है। ठीक है, 10% से 5% हो गया, है ना। तो 10 करोड़ में आपको 5 लाख रुपए लगाना है और ये 20 लोग उसके ओनर हो जाएंगे। फिर आप अपनी मशीन से अपना फर्नीचर भी बनाइए, दूसरों का भी बनाइए, उससे पैसे कमाइए।
आप मान लेंगे साहब दाल उगाते हैं, जैसे उधर के एरिया में होता है, तो वो दाल को छीलने और पॉलिश करने के लिए कहीं ले जाना पड़ता है। मान ले पर केजी 50 पैसे लेता हो, तो आप खुद अपनी अगर 20 किसान मिलकर अपने खेत के बीच में वो मशीन लगा लें और उसकी दाल को छीलने में और पॉलिश करने में जो पैसे तो खुद बचा लें, तो 5% हमें लगाना है, 95% गवर्नमेंट दे दे। लेकिन उसका एक कानून है, ये ऐसे ही नहीं देती गवर्नमेंट, पूरा एक प्रोसेस करना है। हम वो सब करते हैं रिफा वाले, हमारा ये यूनिक काम है, हम बिजनेस को उठाते हैं। अभी हमारा सऊदी में डेलीगेशन जाने वाला है, आप में से भी कोई जाना चाहे तो जा सकते हैं। हम B2B मीट कराते हैं, बीच के एजेंट ही नहीं होते, क्योंकि ये बहुत बड़ा नेटवर्क है, यहाँ भी हमारे लोग हैं, वहां भी हमारे लोग हैं। उसे एक रिक्वायरमेंट है, यहाँ देने वाला है, तो बीच में किसी एजेंट की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट नेटवर्किंग होती है और बेहतरीन तरीके। लेकिन ऐसा नहीं कि जान पहचान से होगा, क्वालिटी होनी चाहिए, कंपनी होनी चाहिए, उसके सारे स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स आपको पूरा करना पड़ेगा, तब होगा ये काम। ये हम काम करते हैं। और ज़कात सेंटर इंडिया के नाम से एक डिपार्टमेंट जो मैं देखता हूँ, तफसील में जाने का मौका नहीं है, कि हम उम्मत से ज़कात लेकर उम्मत में वापस लौट आते हैं। जमात इस्लामी में नहीं है वो पैसे इधर नहीं आते। उम्मत के शहर के 25-50 उलमा, अमायदीन, इंटेलेक्चुअल्स जमा हो, शहर से ज़कात जमा करें, हम उसमें एक पिवटल रोल प्ले करते हैं। एक आदमी 2 आदमी हमारे होते हैं, बाकी सब समाज के होते हैं, जमा करते हैं, समाज में खर्च करते हैं। उसका एक सिस्टम है, उसका एक प्रोसेस है, वो सारी चीजें हम देते हैं, लोगों को नो हाउ बताते हैं। और अभी हिंदुस्तान में हमने 20 शहरों में कायम किया। मुंबई का जो ज़कात सेंटर का जो ब्रांच है वो बहुत मार्वलस काम करता है। अभी तक उन्होंने मेरे ख्याल से 80 लाख रुपए के आसपास गुज़िश्ता 2 सालों में काम किया, और छोटे छोटे बिजनेसमैन को खड़ा करते हैं, बिजनेस का गुर भी सिखाते हैं, फंडिंग भी करते हैं और बहुत से काम करते हैं। तो इस तरह की हमारी सरगर्मियां हैं। आपसे गुजारिश है कि आप जो कुछ कर सकते हो खुद से करें, या हमारे साथ मिलकर करें, या हम सब मिलकर पार्टनरशिप में कर सकते हैं। उम्मत की भलाई के लिए, मुल्क की तरक्की के लिए, इस मुल्क में अमन अमान कायम होने के लिए हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। छोटे छोटे 1000 काम हम कर सकते हैं। अल्लाह हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।